हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम यूनिट 9 से स्टार्ट करेंगे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लॉ। हमारा पहला टॉपिक है कंसेप्ट एंड मीनिंग ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। अगर आपने एक नई मशीन इन्वेंट की हो, एक नॉवल लिखी हो, एक सॉन्ग कंपोज किया हो या फिर कोई एक यूनिक लोगो डिजाइन किया हो, तो उसका ओनर कौन होगा? ऑब्वियस सी बात है, वो आप ही होंगे। लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब कोई दूसरा पर्सन बिना परमिशन के उस इन्वेंशन या क्रिएशन को कॉपी कर लेता है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ एग्जिस्ट करता है। इंटेलेक्चुअल का मतलब होता है किसी ह्यूमन माइंड से क्रिएट करी हुई चीज, जैसे कोई आइडियाज, इन्वेंशन, बुक्स, म्यूजिक, पेंटिंग, कंप्यूटर प्रोग्राम एंड सो ऑन। प्रॉपर्टी का सिंपल सा मतलब होता है किसी ऐसी चीज का, प्रॉपर्टी का सिंपल मतलब होता है ऐसी चीज जिसके ऊपर किसी पर्सन का लीगल ओनरशिप, हाउस, कार एंड लैंड। तो अगर हम नॉर्मल डेफिनेशन के बोलें तो फिर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का मतलब होता है द क्रिएशन ऑफ ह्यूमन माइंड दैट आर प्रोटेक्टेड बाय लॉ। अब हम आगे करते हैं टाइप्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। फर्स्ट हमारा आ जाता है पेटेंट। पेटेंट प्रोटेक्ट करता है न्यू इन्वेंशंस। अगर किसी पर्सन ने कोई न्यू मशीन इन्वेंट की हो, न्यू मेडिसिन बनाई हो, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस डेवलप किया हो, तो उसे पेटेंट मिल सकता है। पेटेंट मिलने के बाद जो है इन्वेंटर को एक एक्सक्लूसिव राइट्स मिलते हैं, जैसे कि वो उस इन्वेंशन को बना सकता है, यूज कर सकता है, सेल कर सकता है, लाइसेंस दे सकता है किसी और को फॉर अ लिमिटेड पीरियड। फॉर एग्जाम्पल, न्यू कैंसर मेडिसिन हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिवाइस हो गया, न्यू इंजन टेक्नोलॉजी हो गया। तो ये पेटेंट के एग्जाम्पल्स हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा आ जाता है कॉपीराइट। कॉपीराइट जो है प्रोटेक्ट करता है ओरिजिनल क्रिएटिव वर्क को। कोई म्यूजिक हो गया, ड्रामेटिक हो गया, आर्टिस्टिक हो गया, बुक्स हो गई, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हो गए। ऑथर या क्रिएटर को एक्सक्लूसिव राइट्स मिलते हैं कि वो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, पब्लिश कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, परफॉर्म करना हो तो कर सकते हैं, अडाप्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने एक नॉवल लिखा है तो फिर वो उसका कॉपीराइट जो है आपको ही ऑटोमेटिक मिलेगा, वो किसी और को नहीं मिलेगा। थर्ड हमारा आ जाता है ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क प्रोटेक्ट करता है ब्रांड आइडेंटिटी को। ये लोगो हो सकता है, ब्रांड नेम, सिंबल, टैग लाइन, डिजाइन, वर्ड, फ्रेज। तो ये ट्रेडमार्क की एग्जांपल्स हैं। ट्रेडमार्क का मेन पर्पस होता है कि कंज्यूमर को बताना है कि प्रोडक्ट किस कंपनी का है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है इंडस्ट्रियल डिजाइन। इंडस्ट्रियल डिजाइन प्रोटेक्ट करता है प्रोडक्ट के अपीयरेंस को। ये प्रोडक्ट का टेक्निकल फंक्शन प्रोटेक्ट नहीं करता, सिर्फ उसके विजुअल लुक को प्रोटेक्ट करता है। कोई शेप हो, कोई पैटर्न हो, कलर हो, ऑर्नामेंट हो, उस चीज़ को। फॉर एग्जाम्पल, कोका कोला की बॉटल, उसका यूनिक शेप होता है। फर्नीचर का कोई डिज़ाइन हो तो उसके यूनिक शेप होते हैं। या फिर डेकोरेटिव लैम्प डिज़ाइंस होते हैं, उनके अलग अलग शेप होते हैं, तो उस चीज़ को प्रोटेक्ट करता है। और हमारा लास्ट आ जाता है जोग्राफिकल इंडिकेशन। जोग्राफिकल इंडिकेशन उन प्रोडक्ट्स को प्रोटेक्ट करता है जिसकी कोई पर्टिकुलर जोग्राफिकल एरिया से बिलोंग करता हो और जिनकी रेपुटेशन उस प्लेस की वजह से होती है। फॉर एग्जाम्पल, दार्जिलिंग टी, बनारसी साड़ी, नागपुर के ऑरेंजेस। तो अगर दार्जिलिंग टी के बाहर से बनाए तो उसे दार्जिलिंग टी को ही ना बोल सकते हैं। ओके, सी, जहाँ पे पेटेंट है, न्यू इन्वेंशन, मेडिसिन, मशीन टेक्नोलॉजी, कॉपीराइट, ओरिजिनल बुक्स, ट्रेडमार्क, ब्रांड आइडेंटिटी, लोगोस, इंडस्ट्रियल डिज़ाइन, जोग्राफिकल इंडिकेशन। ट्रेड शीट भी होता है जो कॉन्फिडेंशियल बिजनेस इंफॉर्मेशन होती है, सीक्रेट फॉर्मूलाज, बिजनेस स्ट्रैटेजीज। अब हम आ जाते हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के ऊपर। यूजुअली हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के अंदर आपको मैच द फॉलोइंग आ जाएगा या क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के अंदर आ जाएगा कि आप जो है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के अंदर करो। तो यूजुअली ऐसे ही आते हैं हमारे यूजीसी नेट के अंदर क्वेश्चंस। तो हमारा पहला आ जाता है वेनेशियन पेटेंट स्टैट्यूट 1474।
ये दुनिया का फर्स्ट पेटेंट लॉ माना जाता है। ओके, ये इटली के अंदर इनैक्ट हुआ था और इस लॉ ने इन्वेंटर्स को एक्सक्लूसिव राइट दिया कि वो अपनी इन्वेंशन का यूज और बेनिफिट ले सकें। इसका मेन ऑब्जेक्टिव था कि वो इनोवेशन को इनकरेज करें, प्रिवेंट करें अदर्स फ्रॉम कॉपिंग इन्वेंशन विदाउट परमिशन। इसे मॉडर्न पेटेंट सिस्टम भी कहा जाता है। सेकेंड हमारा आ जाता है स्टैच्यूट ऑफ मोनोपोलीज 1624। इंग्लैंड में पहले क्या होता था कि किंग किसी भी पर्सन को मोनोपोली दे देता था, जिसके वजह से जो है मिसयूज होने लगा था। तो पार्लियामेंट ने एक स्टैच्यूट निकाला, दैट इज स्टैच्यूट ऑफ मोनोपोली 1624। इस एक्ट ने कहा है कि मोनोपोली हर किसी को दी नहीं जाएगी, सिर्फ जेन्युइन इन्वेंटर्स को प्रोटेक्शन मिलेगी। ये मॉडर्न पेटेंट लॉ का बेस भी माना जाता है। थर्ड हमारा आ जाता है स्टैच्यूट ऑफ एंड 1710। जो ऊपर के दो थे वो बात करते हैं पेटेंट लॉ के बारे में, ये बात करता है कॉपीराइट के लॉ के बारे में। ये दुनिया का फर्स्ट कॉपीराइट लॉ है। इससे पहले बुक्स पर कंट्रोल प्रिंटर्स का होता था, ऑथर्स के पास राइट्स नहीं होते थे। तो स्टैच्यूट ऑफ एन ने पहली बार ऑथर्स को लीगल प्रोटेक्शन दी और उन्हें अपने लिटरेरी वर्क पर एक्सक्लूसिव राइट्स दिए, जिसकी वजह से इसको मॉडर्न कॉपीराइट लॉ की बिगनिंग भी मानी जाती है। ओके, इसके साथ साथ जो है दो मेन इंटरनेशनल अग्रीमेंट्स भी हुए थे, क्योंकि जैसे जैसे इंटरनेशनल ट्रेड बढ़ रहा था वैसे वैसे कंट्रीज ने रियलाइज करा कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को सिर्फ नेशनल लेवल पे प्रोटेक्ट करना इनफ नहीं है, उसे इंटरनेशनल लेवल के ऊपर भी प्रोटेक्ट करना ज़रूरी है। तो हमारा पेरिस कन्वेंशन 1883 हुआ था। ये फर्स्ट मेजर इंटरनेशनल डील थी जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के साथ डील कर रही थी। ये प्रोटेक्ट करता है पेटेंट, ट्रेडमार्क और इंडस्ट्रियल डिज़ाइन का। और इसका ऑब्जेक्टिव था कि अगर किसी इन्वेंटर को अपनी कंट्री में प्रोटेक्शन मिली है तो फॉरेन कंट्री में भी उसको सिमिलर प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए। ओके, सेकेंड हमारा आ जाता है बर्न कन्वेंशन 1886। ये लिटरेरी और आर्टिस्टिक वर्क को प्रोटेक्ट करता है, जैसे बुक्स हो गई, म्यूजिक हो गया, पेंटिंग हो गया, पोएम्स हो गई। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल है कि कॉपीराइट प्रोटेक्शन ऑटोमेटिक है, इसके लिए रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है। जैसे ही ओरिजिनल वर्क क्रिएट होता है क्रिएटर्स को कॉपीराइट प्रोटेक्शन मिल जाता है। ओके, ये तो हमारा फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट हो गया, जो हमने बेसिक डेफिनेशंस और मीनिंग का टाइप्स और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखा। हमारा सेकंड टॉपिक आ जाता है थ्योरीज ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। जब हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स पढ़ते हैं तो हमेशा एक क्वेश्चन अराइज होता है कि लॉ क्रिएटर्स को प्रोटेक्शन क्यों देना है, या फिर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को लीगल प्रोटेक्शन देने के लिए जस्टिफिकेशन क्या है। तो ऐसे क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए हमारे पास सर्टेन थ्योरीज हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की। अलग अलग फिलोसोफर्स ने या फिर लीगल स्कॉलर्स ने अलग अलग थ्योरीज दी हैं जिनके बेसिस पे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को जस्टिफाई किया जाता है। हमारी फर्स्ट एंड फोरमोस्ट थ्योरी आ जाती है नेचुरल राइट्स थ्योरी, जिसको जॉन लॉक की लेबर थ्योरी भी कहते हैं। इट वॉज propounded बाय जॉन लॉक की। ये फर्स्ट फेमस और सबसे इम्पॉर्टेंट थ्योरी है। जॉन लोकी के हिसाब से जो है एवरी पर्सन हैज द नेचुरल राइट ओवर द फ्रूट ऑफ हिज लेबर। इसका मतलब है अगर किसी पर्सन ने अपनी मेहनत, इंटेलिजेंस, अपने स्किल सेट यूज करके कोई क्रिएशन बनाई है तो उस क्रिएशन पे उसका नेचुरल राइट होना चाहिए। उसका मेन और मेजर आइडिया था मेहनत करने वाले को उसकी मेहनत का फल मिलना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, एक ऑथर ने 5 साल मेहनत करके एक नॉवल लिखी तो उस नॉवल का ओनर वही ऑथर होगा, कोई दूसरा पर्सन नहीं हो सकता। ओके, सेकेंड हमारी थ्योरी आ जाती है एथनिक एंड रिवॉर्ड थ्योरी। सोसाइटी उन लोगों को रिवॉर्ड करती है जो नए इन्वेंशन और क्रिएटिव वर्क करते हैं, यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट एक रिवॉर्ड है।
क्रिएटर की हार्ड वर्किंग और क्रिएटिविटी के लिए। इसका मेन आइडिया था कि क्रिएटर को अप्रिसिएशन और रिवॉर्ड मिलना चाहिए। रिवॉर्ड फ्यूचर क्रिएटिविटी को इनकरेज करता है। ओके, फॉर एग्जांपल एक साइंटिस्ट ने कैंसर की मेडिसिन इन्वेंट की, तो गवर्नमेंट को उसे पेटेंट देती है, और ये पेटेंट उसकी मेहनत का रिवॉर्ड होता है। थर्ड थ्योरी है यूटिलिटेरियन थ्योरी। यूटिलिटेरियन थ्योरी जो है हमारी इंस्पायर्ड होती है हमारी जेरेमी बेंथम एंड जॉन स्टुअर्ट मिल। ये थ्योरी कहती है कि लॉ का पर्पस है मैक्सिमम लोगों का बेनिफिट मैक्सिमम होना चाहिए। अगर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट से सोसाइटी को ओवरऑल वेलफेयर बढ़ता है तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को प्रोटेक्शन देना चाहिए। ओके, ये थ्योरी फोकस करती है एक लाइन के अंदर, अगर हम समझें तो द ग्रेटेस्ट गुड फॉर द ग्रेटेस्ट नंबर, और यूटिलिटेरियन का इसमें मतलब होता है सोशल वेलफेयर। ओके, इसका मेन आइडिया है कि इकोनॉमिक ग्रोथ हो, पब्लिक वेलफेयर बढ़े, इनोवेशन बढ़े, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होना चाहिए। इस थ्योरी को हम इंसेंटिव थ्योरी भी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक पेटेंट प्रोटेक्शन पेटेंट प्रोटेक्शन से कंपनीज नए प्रोडक्ट बनाती हैं, इससे जॉब क्रिएट होती है, जॉब क्रिएट होती है तो उससे इकोनॉमी की ग्रोथ होती है, और अगर इकोनॉमी की ग्रोथ होगी तो फिर सोसाइटी को बेटर प्रोडक्ट्स मिलते हैं। ये एक एग्जाम्पल है। दूसरा एग्जाम्पल ऑलरेडी लिखा हुआ है कि कॉपीराइट प्रोटेक्शन जो है इनकरेज करता है ऑथर को कि वो बुक पब्लिश करे। बुक पब्लिश करता है तो नॉलेज इंक्रीज होती है, नॉलेज इंक्रीज होती है तो फिर सोसाइटी का बेनिफिट होता है। नेक्स्ट थ्योरी हमारी आ जाती है पर्सनहुड थ्योरी। इसे हम पर्सनालिटी थ्योरी भी कहते हैं, और ये इंस्पायर्ड है जॉर्ज विलियम फ्राइडरिच हैगल से। इनके हिसाब से जो है एक पर्सन जो है उसकी क्रिएशन उसकी पर्सनालिटी का एक्सटेंशन होता है, इसलिए क्रिएटर को अपनी क्रिएशन पे कंट्रोल होना चाहिए। इन सिंपल वर्ड्स, जो क्रिएटिव वर्क होता है वो उस ऑथर, उस बंदे का जो है, उस इंसान का जो है रिफ्लेक्ट करता है उसकी पर्सनालिटी को। क्रिएटर का एक इमोशनल कनेक्शन होता है उसके साथ। तो फॉर एग्जाम्पल एक पेंटर की पेंटिंग उसकी इमेजिनेशन और पर्सनालिटी को रिफ्लेक्ट करती है, इसलिए उस पेंटिंग पर उसका राइट होना चाहिए। नेक्स्ट थ्योरी आ जाती है हमारी सोशल प्लानिंग थ्योरी। ये थ्योरी कहती है कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी सिर्फ क्रिएटर्स के बेनिफिट के लिए नहीं होना चाहिए, सोसाइटी के बेनिफिट के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसलिए लॉ को क्रिएटर और पब्लिक इंटरेस्ट के बीच एक बैलेंस मेंटेन करना चाहिए। ओके, फॉर एग्जाम्पल कॉपीराइट की टाइम लिमिट खत्म होने के बाद बुक्स पब्लिक डोमेन में आ जाती हैं। अब हर इंसान को उस बुक को फ्रीली यूज करने का राइट होता है, इससे सोसाइटी को भी बेनिफिट होता है, और उससे जो है कॉपीराइट भी इन्फ्रिंज नहीं होता है। तो ये थे हमारे दो टॉपिक। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट सेक्शन में बताएं अगर आपको कोई डाउट हो। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो।